चलिए भाई शुरू करें आज की विशेष बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। सीआईबी बीआरबीएल का पेपर आपका शेड्यूल्ड है 28 जून को, जो बेहद करीब आ चुका है। उम्मीद है कि आप अपनी प्रिपरेशन भी ठीक तरीके से कर रहे हैं। इस दौरान हमारी लगातार एमसीक्यू पर भी बातचीत हुई है और अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे बातचीत कर रहा हूं इस स्पेशल सेशन के माध्यम से। इसके पहले हम लोगों ने डीआरटीज पर चर्चा की थी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पर, और आज हम बातचीत करेंगे डीआरएटीज पर, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये दोनों ही यानी डीआरटी और डीआरएटीज एस्टैब्लिश किए जाते हैं आरडीबी एक्ट 1993 के अंतर्गत, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक आपको डीआरटीज की सारी चर्चा मिलती है। डीआरटीज एस्टैब्लिश कैसे होगा, डीआरटीज का कंपोजिशन क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कार्यकाल क्या होगा, ये सब आपको सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक दिखाई देता है। सेक्शन 8 से शुरुआत हो जाती है डीआरएटीज की, तो आज हम सेक्शन 8 से ही बातचीत करना शुरू करेंगे, यानी डीआरएटीज की। डीआरटी की जो क्लास चल चुकी है, अगर जिन्होंने भी डीआरटी की वो क्लास नहीं देखी है, वो आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने डीआरटी की पूरी चर्चा की है, वो वीडियो वहां पर आपको दिख जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बीआरबीएल के लिए डीआरटीज और डीआरएटीज, उनका कंपोजिशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरपर्सन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं डीआरएटीज की चर्चा, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल की। कुछ बातें मैं आपको यहां पर बताता चलूं। देखिए, डीआरटीज और डीआरएटीज को स्टैब्लिश किया गया था जब आप इकोनॉमी रिफॉर्म पढ़ते हैं और वहां पर नरसिम्हम कमेटी पढ़ते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर यह अधिनियम आया था। आपको पिछली ही मुलाकात में मैंने बताया था कि आरडीबी एक्ट का वास्तविक नाम यह नहीं था। आरडीबी एक्ट का यह नाम 2019 में अमेंडमेंट के थ्रू पड़ा है। आरडीबी एक्ट जब पारित किया गया था तो इसका एक्चुअल नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, जिसका नाम 2019 में बदल के कर दिया गया रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। इसी अधिनियम के, तो अब आप इसे आरडीबी एक्ट के नाम से जानते हैं, इसी अधिनियम में सेक्शन 8 से डीआरएटीज की चर्चा हुई, जैसा मैंने आपसे पीछे कहा। लेकिन कुछ कॉमन बातें आप समझें। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम डीआरटी की बात करें, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की बात करें, तो जहां कहीं सिर्फ ट्रिब्यूनल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब वो डीआरटी की बात करें। जहां कहीं भी इस अधिनियम में एपिलेट ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल किया गया है, वो डीआरएटीज की बात कर रहा है। कुछ कॉमन चीजें जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो ये है कि डीआरटीज भी एक सदस्यीय होता है, लेकिन वहां पर जो होगा उसे हम कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या कहते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको अपॉइंट करता है आपका केंद्र सरकार, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्लियर हो गई इतनी बात? डीआरएटीज में ये होते हैं चेयरपर्सन। यहां पर भी एक सदस्य होगा जो क्या कहलाता है? चेयरपर्सन। बाद में आपने देखा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अलावा केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो हर एक डीआरटी में रिकवरी ऑफिसर एक या एक से अधिक नियुक्त कर सकता है। दोस्तों, एक तो ये आपको देखना है भैया कि डीआरटीज में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, डीआरएटीज में चेयरपर्सन होगा। अभी मैं सेक्शन के साथ सब कुछ बातचीत करूंगा, इसकी तो मैं पूरी चर्चा कर चुका हूं। ये पूरी चर्चा आपको सेक्शन 3 से सेक्शन 7 तक दिखाई देगा। क्लियर है? इसकी मैं पूरी चर्चा पिछली मुलाकात में कर चुका, मैं उसी की बात कर रहा था। आपको वो वीडियो सेक्शन में वीडियो दिख जाएगा। चेयरपर्सन नियुक्त होता है डीआरएटीज के लिए। डीआरएटीज भी और डीआरटी दोनों ही एक ज्यूरिडिक्शन के आधार पर काम करते हैं, जिनका एक रीजनल ज्यूरिडिक्शन होता है। यानी डीआरटीज भी एक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करेंगे, उसके बाहर दूसरे डीआरटीज काम करेंगे। वैसे ही डीआरएटीज होती हैं। डीआरएटीज का काम होता है इन डीआरटीज के कामकाज की देखरेख करना, इनको रेगुलेट करना एक तरीके से, और इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो चेयरपर्सन देखता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बुलाने का काम, उनकी मीटिंग्स, उनकी रिपोर्ट्स, ये सब चेयरपर्सन के अधिकार में आता है। चेयरपर्सन बेसिकली 2 तरीके का काम करता है। एक तो इसका जुडिशरी काम तो होता ही होता है, साथ ही साथ चेयरपर्सन अपने अंतर्गत आने वाली डीआरटीज, क्योंकि एक डीआरएटी के अंतर्गत एक से अधिक डीआरटीज आ सकती हैं, तो उनके मैनेजमेंट का काम भी चेयरपर्सन देखता है। तो आज हम पूरी बातचीत डीआरएटीज की करेंगे, और डीआरएटीज को एस्टैब्लिश किया जाता है इसी आरडीबी एक्ट के। आरडीबी एक्ट में दोनों आते हैं, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 के अंतर्गत। क्लियर है? इसी के सेक्शन 8 के अंतर्गत डीआरएटीज की स्थापना होती है। अब पहले डीआरटी के एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि केंद्र सरकार अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके डीआरएटीज की स्थापना करवाता है। यानी डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके। तो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के थ्रू इसको एस्टैब्लिश करती है केंद्र सरकार। इसी सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 में अगर आप जाएंगे तो डीआरएटी के चेयरपर्सन को यह अधिकार दिया गया है कि वो जो मुकदमे हैं, यानी वो जो मैनेजमेंट होगा, जो देखरेख होगी, वो एक से अधिक डीआरटी का भी देख सकता है। मतलब क्या है कि सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, केंद्र सरकार एस्टैब्लिश करवाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि डीआरएटीज के चेयरपर्सन के पास अधिकार होता है, ये अधिकार केंद्र सरकार ही उसको देता है। ये अधिकार है कि वो एक से
अधिक DRATs की देखरेख कर सकता है। ये सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 में आपको मिलेगा। सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल, जहां कहीं एपिलेट ट्रिब्यूनल में लिखा है इसका मतलब DRAT की चर्चा हो रही। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश वन और मोर एपिलेट ट्रिब्यूनल। किसके पास अधिकार है? केंद्र सरकार के पास अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल की स्थापना करवाएगा, एपिलेट ट्रिब्यूनल की, जिसको हम टू बी नोन एज, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन सच ट्रिब्यूनल बाय अंडर दिस एक्ट। किससे? ताकि जो इस अधिनियम के अंतर्गत उनको क्षेत्राधिकार दिया गया है, जो पावर्स दिया गया, उसको एक्सरसाइज कर पाए। नेक्स्ट आपका कंपोजिशन ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 9। तो सेक्शन 8 एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 9 इसके कंपोजिशन की बात करता है। कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो आपको यह बात एकदम ध्यान रखनी है कि इसमें भी एक ही सदस्य होता है जिसको हम चेयरपर्सन के नाम से जानते हैं और जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है। क्लियर? जैसे वहां पर भी एक ही पर्सन था जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते थे DRT में, जिसकी नियुक्ति करता था केंद्र सरकार, बिल्कुल वैसे ही केंद्र सरकार यहां पर नियुक्ति करेगा चेयरपर्सन की, और यही एक सदस्य होता है इसमें जिसको हम चेयरपर्सन के नाम से जानेंगे। एन एपिलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली, क्लियरली लिखा है, केवल एक पर्सन कंसिस्ट करेगा, ये इसमें एक ही पर्सन होगा, जिसको यहां पर किस नाम से रिफर किया जाता है इस एक्ट में? चेयरपर्सन ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम चेयरपर्सन के नाम से जानते हैं। टू बी अपॉइंटेड बाय द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की समानता यही कि दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। अब आते हैं कि जो ये चेयरपर्सन है, जो देखरेख करता है एपिलेट ट्रिब्यूनल की, जो मैनेजमेंट भी देखेगा और जुडिक्शन का भी काम करे, मतलब जुडिशरी का भी काम करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन इसके नेक्स्ट सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 10 के अंतर्गत। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर में जब आपने क्वालिफिकेशन देखी थी तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एक ही क्वालिफिकेशन वहां पर लिखी गई है, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, या तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज होने की वो हो, क्या नाम है, क्वालिफिकेशन हो, यानी वो डिस्ट्रिक्ट जज होने की योग्यता रखता हो, तो वो अपॉइंट किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए। लेकिन जब हम चेयरपर्सन की बात करते हैं तो यहां पर क्वालिफिकेशन में 3 क्राइटेरिया दिया गया है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ एन एपिलेट ट्रिब्यूनल अनलेस ही, कोई भी व्यक्ति तब तक क्वालिफाइड नहीं होगा चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट होने के लिए जब तक कि उसके पास क्या ना हो, तीनों में से देखिए 3 कंडीशन क्या है, या तो वो हो, या तो वो रह चुका हो, या तो वो क्वालिफाइड हो जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी या तो वो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या तो वो जज होने की योग्यता रखता हो, या तो वो जज हो। क्लियर है? दूसरी कंडीशन है कि वो इंडियन लीगल सर्विस में कम से कम 3 साल तक फर्स्ट क्लास ऑफिसर के रूप में रह चुका हो, हैज बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस एंड हैज हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड 1 ऑफ दैट सर्विस फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, या तो वो 3 साल तक ग्रेड 1 ऑफिसर रह चुका हो, या तीसरी कंडीशन है ही हैज हेल्ड ऑफिस एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, या तीसरी कंडीशन वो है कि किसी भी ट्रिब्यूनल में, यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, DRT में, किसी भी DRT में वो कम से कम 3 साल तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुका हो। तो 3 कंडीशन है, या तो वो हाई कोर्ट के जज हो, या तो योग्यता रखता हो, या रह चुका हो। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंडियन लीगल सर्विस के अंतर्गत कम से कम ग्रेड 1 का ऑफिसर रह चुका हो कम से कम 3 साल के लिए। तीसरी कंडीशन है कि वो किसी भी DRT का कम से कम 3 साल प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुका हो। ये 3 कंडीशन है इनके क्वालिफिकेशंस की। क्लियर है? अब इसका जो अगला सेक्शन है, सेक्शन 11 क्या चर्चा करता है कि जो चेयरपर्सन होगा उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा। तो मैं दोनों का यहीं पर लिख दे रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाए और याद भी कर पाए। जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो इनमें यहीं पर ध्यान से समझिएगा, और बात करते हैं चेयरपर्सन की, दोनों की। चेयरपर्सन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मैक्सिमम एज कितनी होगी और इनका ऑफिस टेन्योर कितना होगा। क्लियर है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो मैक्सिमम एज थी वो 65 इयर्स थी, और मैक्सिमम टेन्योर इनका हो सकता था 5 ईयर, मतलब 5 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए ये अपने पद से हट जाएंगे। री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मैं एक जगह लिख दे रहा हूं ताकि आप दोनों कंपेयर कर पाए। चेयरपर्सन की जब मैक्सिमम एज हम देखते हैं तो वो 70 इयर्स होगी, ये आपको याद रखना है। इनको 5 साल का और अधिक समय मिलता है एज में, और इनका भी जो टेन्योर है वो 5 साल है। तो मतलब जो दोनों का ऑफिस टेन्योर है वो तो 5 ही साल है, समान है, एक जैसा है, लेकिन जो इनकी मैक्सिमम एज है वो दोनों की अलग अलग है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए 65 साल है, चेयरपर्सन के लिए 70 साल है, और दोनों ही रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, लेकिन अपनी मैक्सिमम एज से ज्यादा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। तो दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं दोनों। क्लियर है?
तो ये बात आपको चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर मैंने यहीं से बता दी ताकि आपको याद रहे। देखो, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, द चेयरपर्सन ऑफ एन अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, वहां लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, जिस डेट से वो अपना ऑफिस पद संभालता है वहां से 5 साल और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है, दोनों के पास एलिजिबिलिटी होती है रीअपॉइंटमेंट की, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज द चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स, अगर वो 70 साल से ज्यादा हो चुका है तो फिर वो अपने पद पर नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम एज यहां पर 70 इयर्स की है। क्या सर ये सेक्शंस सारे याद रखना जरूरी है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरपर्सन का सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेक्शंस याद रखना जरूरी नहीं है। बीआरबीएल में सेक्शंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इन सेक्शंस का कंटेंट याद रखना आवश्यक है कि कितनी मैक्सिमम एज है, कितनी मिनिमम एज है, डीआरटी में कितने सदस्य होते हैं, तो वहां एक ही होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेकिन उसके अलावा रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति एक या एक से अधिक केंद्र सरकार कर सकती है। यहां पर एक ही सदस्य होते हैं जिनको हम चेयरपर्सन कहते हैं। डीआरटी को कौन स्टैब्लिश करता है, डीआरटी को कौन स्टैब्लिश करता है, ये आपको कंटेंट याद रखना है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दे रहा हूं, चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों के रिमूवल, मतलब इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, ये रिजाइन कैसे करेंगे, दोनों के रिमूवल या रिजिग्नेशन की बात सेक्शन 15 में आपको देखने को मिलेगी। तो ये है भैया डीआरएटी की पूरी चर्चा। 2 मुलाकातों में मैंने डीआरटी और डीआरएटी पूरा आपको विधिवत डिस्कस कर लिया आपके साथ। ये दोनों क्लासेस आज तो ये आपको वीडियो सेक्शन में दिख रही है, इसके पहले वाली क्लास भी आपको वीडियो सेक्शन में ही मिल जाएगी। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में सबसे बेहतरीन बैच है, क्योंकि इसमें जैसे आप एडमिशन लेते हैं आपको सारे ही बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। जितने रनिंग होते हैं बैचेस उनका एक्सेस मिल जाता है, जो लाइव चल रहे हैं उनको आप लाइव देख सकते हैं, जो बैचेस इसके पहले के उनको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और अगले, जैसे आप 1 साल का महापैक ले रहे हैं तो अगले 1 साल तक जितने भी नए बैचेस आएंगे वो सब इसमें आपको मिलते चले जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। तो 15 से ज्यादा आपको बैचेस मिलते हैं इसमें, बाकी नंबर ऑफ बैचेस आपको जो नए बैचेस आएंगे वो मिलेंगे। महापैक में एक अच्छी बात यह है भैया कि आपको इलेक्टिव पेपर अलग से नहीं लेना पड़ेगा। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर इसी कॉस्ट में मिल जाता है, आपको अलग से इलेक्टिव पेपर लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इंडिविजुअल बैच की बात करें तो सीआईबी का फाउंडेशन बैच चल रहा है जो आपके दिसंबर एग्जाम को ही टारगेट कर रहा है, नवंबर दिसंबर को। अगर आप महापैक लेते हो तो ये बैच आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये महापैक में ऑलरेडी एडेड है। ऐसे ही जितने और बैच आएंगे, चाहे वो फाउंडेशन हो, एमसीक्यू हो, थ्योरी बैच हो, वो सब उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एडेड होते चले जाते हैं। अगर हम सिंगल सब्जेक्ट की बात करें कंपलसरी पेपर में, तो आपका अगर कोई एक ही विषय रुका हुआ है तो आप कंपलसरी पेपर को सिंगल सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं, यानी एक विषय भी आपसे परचेज कर सकते हैं। चारों पेपर आपको यहां पर दिख रहे होंगे। इलेक्टिव पेपर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इलेक्टिव पेपर आपको 4 में उपलब्ध करा रहे हैं, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग, ये 4 आपको इलेक्टिव पेपर्स मिल रहे हैं। अगर आप महापैक लेंगे तो आपको ये इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं, और अगर आपके पास महापैक नहीं है तो आप इलेक्टिव पेपर अलग से भी ले सकते हैं। क्लियर इतनी बात? कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं बीआरबीएल के विषय में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के विषय में या इस एग्जाम के बारे में, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। यहीं पर आपको मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं, आपके सवालों के जवाब पर बातचीत करता हूं। ये सारी सुविधाएं आपको यहीं से मिलती है। मुझे जो कुछ भी शेयर करना होता है मैं यहीं से शेयर करता हूं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या क्यूआर कोड को स्कैन करने में कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, आपसे मेरी मुलाकात आगे भी होती रहेगी। और जिनका पेपर अभी 28 जून को है, कल से यानी 22 जून से मैराथन क्लासेस शुरू हो रही हैं, शाम को 6:30 बजे से लाइव। पहले एचआरएम पर मैराथन होगी, फिर बीआरबीएल पर मैराथन होगी, क्योंकि दोनों ही बिना गैप के पेपर हैं। तो इसी एक हफ्ते में बीआरबीएल एचआरएम दोनों पर हम बातचीत करने वाले हैं। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।